गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग कोर्स 2 यानी कि कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, इसका जो सेकेंड हाफ चल रहा था हम लोगों का, सेकेंड हाफ का नाम क्या है? पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन इन इंडिया। इसका सेकेंड यूनिट में हम लोग थे, पॉलिसीज़ ऑन एजुकेशन। ये यूनिट चालू हो चुका था। इस यूनिट से हम लोग SSA, RTE 2009, NCF 2005 ये सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इसी का जो रिमेनिंग पार्ट है इस यूनिट का, उसको कवर करेंगे। उसमें से फर्स्ट जो है टॉपिक वो है नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसको हम NKC के नाम से जानते हैं। अब NKC 2009, राइट। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। लास्ट डे भी हम बोले थे कि ये जो NKC है, NCF 2005, SSA है, ये सारे कंटेंट इन डिटेल आपको कर्मा एजुकेशन का जो चैनल है, जिस चैनल के थ्रू अभी आप क्लास अटेंड करते हैं, उसी चैनल में NTA UGC नेट का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाइए। आपको नेट का जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर यूनिट 2 में आपको ये सारे कंटेंट मिलेगा। फिर भी हम ये सारे कंटेंट जिस वीडियो में है उसका लिंक मैं इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे ऐड कर दूँगी, ताकि आपको आसानी से मिल जाए। ये क्लास अटेंड करिए, मैं जो भी बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको सुनिए अच्छे से। और जब आप नोट खुद से प्रिपेयर करेंगे तब मैं बोलूँगी कि आप उस वीडियो को भी देखिए और यहाँ पे भी आप देखिए, और दोनों को कंबाइन करके आप अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन ये क्या है? 2005 में एक एडवाइजरी बॉडी बनाया गया था। किसके द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और लीडरशिप कौन कर रहे थे इस एडवाइजरी बॉडी का? देन प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह के गाइडेंस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल नॉलेज कमीशन बोल के एक एडवाइजरी बॉडी बनाए थे 2005 में। अब ये एडवाइजरी बॉडी क्यों बनाया जाता है? ये एक ऐसा बॉडी है जिसको गवर्नमेंट खुद बनाते हैं, ताकि गवर्नमेंट को सही इंफॉर्मेशन पूरे देश से, जिस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए ये कमेटी बनाया गया था, उस सेक्टर का इन डिटेल इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुँचे। इसीलिए ये सारे एडवाइजरी बॉडी बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली किस पे फोकस था? नॉलेज पे फोकस था, कि नॉलेज रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरे देश के अंदर क्या स्टेटस है, क्या होना चाहिए था, और अभी किस पोजीशन में है, ये सारी चीज़ें इस कमेटी ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देने वाले थे। ठीक है, अब ये ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं हुआ था। 2005 से लेकर 2009 के बीच ये काम किया था अंडर सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा चेयरमैन थे 2005 से लेकर 2009 तक। इस टाइम तक ये वेल फंक्शन किए थे। उस टाइम पे इसका वर्क बहुत अच्छा चला था, जहाँ से गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन मिलता था कि नॉलेज का क्या कंडीशन है। नॉलेज का कंडीशन क्या है? इसका मतलब क्या है कि पूरे देश के अंदर नॉलेज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक से दूसरे के पास, मतलब पास होता है ना, ट्रांसफ़र होता है, और उसका वे आउट क्या क्या है, किस किस तरीके से होता है। बस स्कूल से ही इंफॉर्मेशन मिलता है, नॉलेज मिलता है ना, स्कूल छोड़ के और क्या क्या सोर्स पॉइंट है, ये सारी चीज़ों को लेके ये बॉडी जो एडवाइजरी बॉडी है ये काम करता था।
और गवर्नमेंट को वो इंफॉर्मेशन देते थे, उस बेसिस पे गवर्नमेंट अपना पॉलिसी फ्रेमवर्क करते थे। हुआ। अब क्या है, इसका मेन एम यही है कि पूरे देश के अंदर नॉलेज सोसाइटी जो भी है उसको और इम्प्रूव करना। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन सारे इंडिविजुअल तक पहुंचना चाहिए। एक्सेस टू एजुकेशन, इसको और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एजुकेशन फील्ड में या फिर एजुकेशन रिलेटेड फील्ड में और बेहतर रिसर्च वर्क का ज़रूरत है, उसका टेक केयर करना। और जो भी इनोवेशन हो रहा है और हो सकता है उसके लिए हेल्प करना। ठीक है, तो ये है एनकेसी का मेन एम। अब ये जो रिपोर्ट बनाए थे पूरे देश से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके, वो रिपोर्ट 2009 में सबमिट हुआ था। ये ईयर आप लोग याद रखिएगा, 2000 एनकेसी बोलने से ही आपको 2009 आपको मेंशन रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि 2009 में ये बनाया गया था। 2005 में एनकेसी को बिल्डअप किया गया था और 2009 में ये अपना जो वर्क था उसको सबमिट किए थे। जो रिपोर्ट बनाने के लिए इसको बनाया गया था, इस बॉडी को, एडवाइजरी बॉडी को, उन्होंने अपना रिपोर्ट 2009 में सबमिट किए थे। ठीक है, अब फोकस एरिया क्या क्या था? फोकस एरिया बेसिकली हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में रिफॉर्म, देखिए अभी तक हम लोग देखे हैं कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको ज़्यादा फोकस किया गया था, जैसे कि एसएसए, आरटी एक्ट, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्री एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने का बात किए गए थे। या फिर एलिमेंट्री एजुकेशन में जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम करवाना, रिटेंशन और अच्छे से, ताकि बच्चे बहुत दिन तक पूरा जो टेन्योर है स्कूलिंग का वो कंप्लीट करे, ये सारी चीज़ों पे फोकस किया गया था। पर इनके से 2009 हायर एजुकेशन को कैसे रिफॉर्म किया जाए उस पे फोकस किए थे। स्कूल एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, लाइब्रेरीज, ई गवर्नेंस का कंसेप्ट फर्स्ट टाइम एनकेसी 2009 ने एजुकेशन सिस्टम के अंदर ले आए। फिर नॉलेज इकोनॉमी बिल्डअप करना, ये सारे फोकस एरिया था। ठीक है, और पूरे देश से जो मतलब पूरे देश से जो इंटेलेक्चुअल कैपिटल है, यानी कि जो लोग इंटेलिजेंट है और उनसे कुछ हम उम्मीद रख सकते हैं कि ये कुछ इन्वेंट कर सकते हैं, उनका ये कैपेबिलिटी है, उनको लेके मतलब उनको और इनकरेज करना, उनको सपोर्ट देना, ये सारी चीज़ें रिकमेंड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस में भी इसका फोकस था कि ग्लोबली हमको कम्पिटेंट बनना है, उसका तरीका क्या हो सकता है। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनकेसी। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंड एंड इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम उस टाइम पे जो भी था, जैसा भी था, उसको और एक्सपेंड करना, यानी कि नंबर ऑफ स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को और इंक्रीज़ करना, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना, एजुकेशन सिस्टम को और इम्प्रूव करना। एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए? बेसिक क्या चाहिए कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करना, यानी कि इक्विपमेंट, बुक्स, टेक्स्ट बुक, लाइब्रेरीज, आपका क्लासरूम, है ना, सारी चीज़ें वेल फर्निश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। फिर टीचर ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेन टीचर की आपको सुविधाएं देने का ज़रूरत है। तब आपका जो एजुकेशन सिस्टम है इसको आप और इम्प्रूव कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। एनहांस एक्सेस टू नॉलेज। नॉलेज पे एक्सेस इसको और बढ़ाना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं है कि जो ऑफलाइन का जो कंसेप्ट था, देखिए उस टाइम पे तो कोविड नहीं आया था, फिर भी डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल रिसोर्स की बात की गई थी उस टाइम पे। मतलब ये जो कमेटी बनाया गया था, यहाँ पे इसका इम्पोर्टेंस और बढ़ जाता है कि ये
उस टाइम पे जो ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में चल रहा था उसको फॉलो करने का बात किया गया था, है ना। तो डिजिटल रिसोर्स के थ्रू आपको आपका मतलब एजुकेशन को, नॉलेज को आप सारे इंडिविजुअल तक आप पहुंचा सकते हैं, है ना। लैंग्वेज को इम्प्रूव करना, या फिर जो लैंग्वेज को इम्प्रूव करना और उसके साथ साथ जो मतलब जो मतलब मार्जिनलाइज सेक्शन है या फिर ट्राइबल लोग हैं, उनका जो लैंग्वेज है, हो सकता है उनका लैंग्वेज जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। तो ऐसे लैंग्वेज को भी प्रायोरिटी देना चाहिए ताकि उनकी लैंग्वेज में भी एजुकेशन सिस्टम का जो प्रोसेस है उसको आप मतलब कैरी ऑन कर सकते हैं, ताकि वो भी जो पिछड़े हुए हैं, जिनका लैंग्वेज अप्रूव्ड नहीं है, वो भी अपने लैंग्वेज पे अपने मदर टंग से वो पढ़ पाए, है ना। स्ट्रेंथन रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च और इनोवेशन को स्ट्रेंथन करने का बात किया गया था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रिसर्च में फंड देने का बात किया गया था। इम्प्रूव फंडिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन को और फंड देने का ज़रूरत है, हायर एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर और इम्प्रूव करना चाहिए, रिसर्च इंस्टीट्यूशन को भी और फंडिंग देने का ज़रूरत है। लेवरेज टेक्नोलॉजी फॉर नॉलेज शेयरिंग, नॉलेज शेयरिंग के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, फुल फेज यूज़ करना, ई गवर्नेंस को प्रमोट करना, आईसीटी को एजुकेशन में इंक्लूड करना। ई गवर्नेंस का मतलब क्या है कि मतलब पूरा जो मॉनिटरिंग होगा, जैसे गवर्नमेंट का काम जितना भी रहता है वो अगर इलेक्ट्रॉनिक वे से होगा तो वो ई गवर्नेंस हो जाता है। ऐसे ही एजुकेशन में अगर जो हेड है या फिर जो मैनेजिंग कमेटी है वो अगर पूरे चीज़ें ऑनलाइन करेंगे तो वो ई गवर्नेंस हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस का मतलब आईसीटी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, इसको भी और इंडल्ज करने का बात किया गया था। इंटरनेट डिजिटल कंटेंट, इंटरनेट के थ्रू डिजिटल कंटेंट को लर्निंग में इंट्रोड्यूस कराने का बात इस टाइम पे किया गया था। इम्प्रूव वोकेशनल लर्निंग एंड स्किल डेवलपमेंट, जॉब ओरिएंटेड कोर्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस करने बोला गया था। और एकेडमिक लर्निंग इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट, दोनों के बीच जो गैप है उसको ब्रिज करने का बात किया गया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है एनकेसी 2009 के लिए कि एकेडमिक लर्निंग है उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ दो, तब ये जो गैप है इसमें ब्रिज बन जाएगा ऑटोमेटिकली। एकेडमिक लर्निंग यानी कि आप एक इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहे हैं और उसके साथ जब इंडस्ट्री को जोड़ दिया जाता है तब आपको भी पता चलता है कि कहाँ पे आपका प्लेसमेंट पॉसिबल है ना। तो ये जो एक गैप है, आप पढ़ाई करते हो उसके बाद आपको जॉब ढूंढना है, इस दोनों के बीच जो गैप है उसको मिटाने का बात किया गया था। तो ये है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनकेसी। अब आते हैं की रिकमेंडेशंस ऑफ एनकेसी। फर्स्ट ऑफ ऑल हायर एजुकेशन लेके क्या क्या रिकमेंडेशन था, इस पे आते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एकदम पूरा याद रखना पड़ेगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके बाद जितना हायर स्टडीज़ करेंगे इन दिस सब्जेक्ट एजुकेशन में, आपको ये सारी चीज़ें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कहीं भी जाइए पीएचडी का एंट्रेंस देने जाएंगे, आपको ये सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। आप नेट एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको पूछा जाएगा यहाँ से। आप सेट एग्ज़ाम देने जाएंगे, आपको पूछा जाएगा। आप मतलब बीएड के बाद जितने भी हायर स्टडीज़ करने जाएंगे तो ये सारे पॉलिसीज़ रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है और इसको आपको याद भी रखना है। ये डायरेक्ट पूछा जाता है कि 1500 यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करने का बाद किस कमीशन ने किए थे, है ना। इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, इसीलिए इसको याद रखना पड़ेगा आपको। 15 नया यूनिवर्सिटीज़ को ओपन करने का बात किया गया था,
ताकि नॉलेज जो है हायर एजुकेशन रिलेटेड नॉलेज वो और एक्सपेंड कर पाए और बच्चे को मौका मिले कि वो एजुकेशन ले पाए अच्छे से। और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन, इराही। इसको ऐसे हम इसको प्रोनाउंस नहीं कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पर आप याद रखने के लिए इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इराही बोल के। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन को देखभाल करने के लिए इंडिपेंडेंट एक अथॉरिटी का ज़रूरत है जो पूरे हायर एजुकेशन का क्वालिटी और गवर्नेंस को वो देखेंगे, है ना। नेक्स्ट है, ये डायरेक्ट बनता है इसका क्वेश्चन, इराही किसका रिकमेंडेशन था, इस टाइप का क्वेश्चन। इनकरेज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में उस टाइम तक गवर्नमेंट से ही फंड आता था। अब गवर्नमेंट को एडवाइस दे रहे हैं एनकेसी कि प्राइवेट सेक्टर को आप अलाउ करिए कि वो भी अपना इन्वेस्टमेंट एजुकेशन में करे, वो भी हायर एजुकेशन में। देन प्रमोट इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड फ्लेक्सिबल करिकुला। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का ज़रूरत है। जैसे अगर आप एजुकेशन में रिसर्च करने जाएंगे तो वो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च होगा, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी, फिलोसफी, टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट्स एजुकेशन के अंदर है। तो इसी में से अगर आप एक टॉपिक को उठा के पीएचडी करने जाएंगे, रिसर्च करने जाएंगे, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी नेचर होगा। तो इस टाइप का रिसर्च को और प्रमोट करने का ज़रूरत है, ताकि बहुत सारे सब्जेक्ट के साथ एक कोलैबोरेशन बन जाए और एक सब्जेक्ट से दूसरे सब्जेक्ट में, मतलब एक सब्जेक्ट का जो पॉजिटिव साइड है, जो इनोवेशन है, उसको दूसरे सब्जेक्ट में आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे मैं पीएचडी कर रही हूँ एजुकेशन में, पर मेरा जो टॉपिक है वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है। अब टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुआ है अभी तक, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, उसको एजुकेशन में आप अप्लाई करने का जो काम है वो जैसे मैं कर रही हूँ, ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, उसको आप कंबाइन कर सकते हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी को आप एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, इस टाइप का चीज़ें अगर आप रिसर्च करेंगे तो इससे क्या होगा, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट का जो इफ़ेक्ट है, इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, उसको वो आपको एजुकेशन में आप इजीली ला सकते हैं। तो इसीलिए इस टाइप का रिसर्च और ज़रूरत है, और इसमें फंडिंग का भी ज़रूरत होता है जो गवर्नमेंट के द्वारा देना चाहिए। करिकुलम और फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है उसको और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म्स। वो तो गया हायर एजुकेशन रिफॉर्म्स। अब है क्या है स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म। स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म में क्या, किस चीज़ पे रिकमेंड किए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस ऑन यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन पे फोकस किए थे, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन पूरे देश में एक जैसे होना चाहिए, यूनिवर्सल होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक स्कूल्स। देखिए, बार बार पब्लिक, प्राइवेट, इन सारे चीज़ों को, इन सारे मतलब पब्लिक फंडेड स्कूल को और इम्प्रूव करने का बात किया गया था, पर हायर एजुकेशन में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का बात किया गया था। ठीक है, थोड़ा मतलब इसको ध्यान से सुनिएगा कि पब्लिक स्कूल्स को और इम्प्रूव करने का बात किया गया था, और प्राइवेट सेक्टर को हायर एजुकेशन में और इन्वेस्ट करने का बात बोला गया था। मॉडर्नाइज द करिकुलम टू रिड्यूस रोड लर्निंग। रोड लर्निंग को रिड्यूस करके करिकुलम को और मॉडर्न करना चाहिए। इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम। जो भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम उस टाइम पे था, तो उसको और इम्प्रूव करने का ज़रूरत था। तो इससे क्या होगा, क्वालिफाइड टीचर आपको मिलेगा। एनहांस एक्सेस टू एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेज ग्रुप्स। डिसएडवांटेज ग्रुप में एजुकेशन को एक्सेस देने का ज़रूरत है। तो ये स्कूल एजुकेशन रिफॉर्म का रिकमेंडेशन। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग लाइब्रेरीज एंड नॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी क्रिएट करने का बात इस टाइम से हुआ था। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी फॉर फ्री एक्सेस टू एजुकेशनल रिसोर्सेज। तो
ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इनकेसी ने उस टाइम पे रिकमेंड किए गए थे। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, ये एक्सेस, इसके थ्रू क्या होगा, फ्री एक्सेस मिलेगा सारे एजुकेशनल रिसोर्स का। देन डिजिटाइज बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स फॉर वाइडर रीच। अब एक टाइम तक क्या होता था, जो रिसर्चर रिसर्च करते थे वो हार्ड कॉपी सबमिट करते थे और वो एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक लाइब्रेरी में, एक लाइब्रेरी का एक कालमेरा में वो रह जाता था। उसको कौन पढ़ने जाएंगे, किसी को पता ही नहीं चलता था। तो ये गलत चीज़ है। किसी ने कुछ इन्वेंट करके रखे हैं, उसको सबके पास पहुंचाना ये किसका काम होगा, यूनिवर्सिटी का काम होगा। पर वो कैसे करेंगे, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अगर इसको डिजिटाइज कर देंगे तब सारे बुक्स, सारे रिसर्च पेपर, सारे थीसिस सबके पास पहुंच सकते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है आज के डेट पे, आप जब रिसर्च करके निकलते हैं, पीएचडी जब आपका हो जाता है, तब तुरंत यूनिवर्सिटीज़ क्या करते हैं, शोध गंगा, शोध शुद्धि, ये सारी जो वेबसाइट्स है वहाँ पे अपना अपना जो स्टूडेंट्स है उनका थीसिस वहाँ पे अपलोड कर देते हैं, ताकि सारे बाकी बच्चों को, बाकी लेमैन को पता चले कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस टाइप का रिसर्च हो चुका है ना। तो ये इससे क्या होता है, एक्सेस बढ़ता है। इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज। स्कूल और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। प्रमोशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन का प्रोमोट आप कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को और बढ़ाना चाहिए। जितना भी वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसका नंबर कम है, उसको और इंक्रीज़ करना चाहिए। कम्युनिटी कॉलेजेस को एक्सपेंड करना चाहिए। इंट्रोड्यूस इंडस्ट्री लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इंडस्ट्री लिंक्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, इंडस्ट्री के साथ जो इंस्टीट्यूशनल प्रोग्राम्स है उसको जोड़ देने का ज़रूरत है, ताकि जो एक मतलब सर्टिफाइड जो इंडिविजुअल है उनको बहुत आसानी से कुछ अर्न करने का मौका मिले, है ना। स्ट्रेंथन अप्रेंटिसशिप एंड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप और ऑन द जॉब ट्रेनिंग यानी कि मतलब आप कुछ कोर्स कर रहे हैं और तुरंत आपको उस ट्रेनिंग रिलेटेड आपको जॉब मिल जाए, इसका ज़रूरत है। जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग जो होता है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ उतना होता नहीं था, पर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ई लर्निंग को और प्रमोट करने का बात किया गया था। इनकरेज द यूज़ ऑफ आईसीटी इन क्लासरूम। क्लासरूम के अंदर आईसीटी को यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को और यूज़ करते हुए टीचिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने का बात किया गया था। रूरल एरियाज़ में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी को और स्ट्रेंथन करने का बात किया गया था। इनकरेजिंग रिसर्च एंड इनोवेशन। रिसर्च और इनोवेशन को इनकरेज करना चाहिए। साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और फंडिंग देना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में रिसर्च का वर्क कंटिन्यू करवाना चाहिए। नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस रिसर्च फाउंडेशन को इस्टेब्लिश करने का बात किया गया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन ई गवर्नेंस एंड नॉलेज इकोनॉमी। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और प्रोसेस को डिजिटाइज कर देना चाहिए ताकि एक्सेस सबका मिले, फेयरनेस रहे। यूज टेक्नोलॉजी टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस। इनकरेज स्टार्टअप एंड इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्राइजेस। तो ये है इनकेसी 2009 का रिकमेंडेशंस। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इम्पैक्ट क्या है? इन्फ्लुएंस्ड पॉलिसीज इन हायर एजुकेशन, डिजिटल लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी पे इंडिया का पोजीशन और स्ट्रेंथन करने का ज़रूरत है। इसी से इंस्पायर्ड होकर एनईपी 2020 बनाया गया था और टेक्नोलॉजी को एजुकेशन और एजुकेशनल गवर्नेंस में प्रमोट करने का बात किया गया था। इस पे भी इसका इम्पैक्ट था।
चैलेंजेस तो है ही, लैकिंग ऑफ फंडिंग। यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिशमेंट का बात किया गया था, पर उसको इस्टेब्लिश करने के लिए जो फंडिंग का ज़रूरत है उसकी कमी, जो मतलब एजुकेशन सिस्टम में जो रिफॉर्म लाने का बात किया गया था, पर बहुत सारे इश्यूज़ जो पॉलिटिकल इश्यूज़ है जिसके चलते वो फुलफ़िल नहीं हो पाया था। रूरल एरिया में ये एक्सेस पाना एजुकेशन का, उसमें भी प्रॉब्लम दिखाई दिया था। तो ये है इनके से रिलेटेड डिस्कशन। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट जो है RMSA। RMSA राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये कब आया था? 2009 के जो मार्च मंथ है वहाँ पे ये उस टाइम पे ये लॉन्च हुआ था बाय MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, उस टाइम पे था। अभी इसका नाम चेंज हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHRD के द्वारा 2009 मार्च में RMSA लॉन्च किया गया था। अब RMSA एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है, जिसका एम ही है मतलब क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि क्लास 9-10 इस जो ड्यूरेशन है सेकेंडरी एजुकेशन का जो मतलब स्टैंडर्ड है, इसका जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना और इसमें जो एक्सेस है उसको भी और इन्हांस करना है। इसका फोकस ये था कि स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को और कैसे एक्सपेंड किया जाए, ड्रॉप आउट रेट को रिड्यूस करना, सेकेंडरी एजुकेशन में इक्विटी को इंश्योर करना। तो ये जो RMSA का जो स्कीम था सेंट्रल गवर्नमेंट का, 2018 में ये समग्र शिक्षा अभियान के साथ इसको जोड़ दिया गया था, ठीक है। समग्र शिक्षा अभियान एकदम एलिमेंट्री से एकदम हायर एजुकेशन तक है, उसके अंदर RMSA को ऐड कर दिया गया है। और पूरा इसका मतलब जो मेन जो ब्रांच है उसका नाम क्या है? इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन के अंडर, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, इसके अंडर समग्र शिक्षा अभियान के साथ RMSA को जोड़ दिया गया है। कब? 2018 में। क्लियर? अब इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन ये किसको कवर करता है? एकदम प्री प्राइमरी से लेके सीनियर सेकेंडरी तक, है ना। तो इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन ये आज भी ये चलता है, जिसके अंदर पूरा एकदम प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक ये चलता है ना। और इसके अंदर समग्र शिक्षा अभियान आता है, उसके साथ RMSA को जोड़ दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RMSA। RMSA जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन लेके बात करता है। तो सेकेंडरी एजुकेशन में इनरोलमेंट को बढ़ाना चाहिए, एक्सेस और ज़्यादा करना चाहिए, है ना। इनरोलमेंट को और इंक्रीज करना और एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि पूरे देश के अंदर जितने भी डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ है, जिसके अंदर जहाँ तक एजुकेशन का जो हायर मतलब सेकेंडरी एजुकेशन का जो मतलब एक सेक्टर है ये पहुंचता ही नहीं है। तो इसीलिए रिकमेंडेशन ये था RMSA का कि सेकेंडरी स्कूल हर एक इंडिविजुअल का अपने घर से विदिन 5 किलोमीटर्स की दूरी के अंदर होना चाहिए, ताकि ड्रॉप आउट ना हो जाए कि बहुत दूर स्कूल है, जाना मुश्किल है, इसीलिए वो छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो रिटेंशन और एक्सेस, इसके लिए ये कंसेप्ट रखा गया था कि विदिन 5 किलोमीटर्स सेकेंडरी स्कूल होने का ज़रूरत है। नेक्स्ट है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में पहले आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, फिर क्लासरूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर फैसिलिटीज़, ये सारे
उसके अंदर आ जाता है। स्टूडेंट टीचर रेशियो को इम्प्रूव करने का ज़रूरत है टू इंश्योर बेटर लर्निंग आउटकम। देन रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट को कम करना इसका एक ऑब्जेक्टिव है, इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, जहाँ पे स्कॉलरशिप देके स्कॉलरशिप्स और इंसेंटिव देके गर्ल्स, SC/ST, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे को स्कूल में लाने का प्लान किया गया था। स्कूल जो काउंसलिंग है उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए, यानी कि बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि स्कूल आने का ज़रूरत क्या है, उससे क्या होता है, ये सारे काउंसलिंग, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम कि स्कूल के बाद आपको क्या क्या जॉब मिल सकता है, ये सारी चीज़ें और अच्छे से उसका मॉनिटरिंग करने का ज़रूरत है। प्रमोट इक्विटी एंड इंक्लूशन। इक्विटी का मतलब सब बराबर, सबको सारे एजुकेशन का जो मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सबको मिले। एजुकेशन से एजुकेशन का जो भी मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो सबको मिले, और उसके साथ साथ जो डिसेबल है, जो डिफरेंटली एबल है, उनको भी एजुकेशन के अंदर ऐड कर दिया जाए। यहाँ पे कोई बैरियर ना रहे स्कूल्स के बीच। गर्ल्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज से भी बच्चे आए और इनरोल करवाए, ये था इसका और एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। देन है एनहांस टीचर ट्रेनिंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर ट्रेनिंग को और एनहांस करने का बात किया गया था, जैसे कि रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम टीचर को देना चाहिए, ताकि उनका जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो और इम्प्रूव हो जाए। यूज़ ऑफ आईसीटी का एजुकेशन में और ज़्यादा यूज़ करने का ज़रूरत है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स ऑफ RMA से। अब आते हैं इसके की फीचर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की गई थी कि स्कूल नया स्कूल कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, एडिशनल क्लासरूम, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, ये सारे फैसिलिटीज़ देना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, बाउंड्री वॉल फॉर सिक्योरिटी, जो बेसिक नीड है एक स्कूल के लिए, वो सारी चीज़ें देखना चाहिए। करिकुलम एंड पेडागोजिकल रिफॉर्म, करिकुलम और एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए। आईसीटी को टीचिंग मेथड में कैसे इंटीग्रेट किया जाए, इस पे चर्चा करना चाहिए। एम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन पे फोकस देने का ज़रूरत है। स्पेशल फोकस ऑन गर्ल एजुकेशन एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, जो गर्ल एजुकेशन है और डिसएडवांटेज ग्रुप है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसको और एजुकेशन में इनकरेज करने का ज़रूरत है। स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को और स्ट्रेंथन करना चाहिए। जो इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसको और प्रमोट करना चाहिए, यानी कि जो टीचर बन चुके हैं उनको और ट्रेनिंग का ज़रूरत है। टीचर बन गए मतलब बात ख़त्म, ऐसा तो नहीं है, और इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है। नया जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है, टीचिंग टेक्निक है, टीचिंग मेथोडोलॉजी है, उसको मतलब इन सर्विस टीचर को प्रोवाइड करना चाहिए। डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेज कंटेंट डेवलप करने का बात किया गया था। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटी SMDCs को डेवलप करने के लिए बोला गया था, कि ताकि वो सारे के सारे जो एडवाइस दिया गया है गवर्नमेंट को, वो सारी चीज़ें पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इसको देखने के लिए स्कूल मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कमिटीज़। देन फॉर बेटर गवर्नेंस इन स्कूल, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, है ना। टेक्नोलॉजी को अगर आप यूज़ करेंगे तो गवर्नेंस पूरा आपका आप रियलिटी में गवर्नेंस को देख पाएंगे इन एजुकेशन सेक्टर। तो ये है कि फीचर्स ऑफ RMA से। इसका इम्पैक्ट अगर देखा जाए कि इससे इनरोलमेंट सेकेंडरी एजुकेशन में बढ़ गया था, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो गया था, स्कूल्स और एक्सेसिबल हो गया था, वेल ट्रेंड टीचर मिला था, ताकि बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है वो और इम्प्रूव हो जाए। हायर रिटेंशन रेट भी बढ़ गया था, स्पेशली गर्ल्स और वीकर सेक्शन का। मतलब इसका जो ऑब्जेक्टिव था, ये जो RMA से वो खुद अपना ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में सक्सेस हुए थे। अब आते हैं
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यहाँ तक हम लोग पढ़े थे NCF 2005। अब आते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन स्पेशली, ठीक है, जिसको हम NCF-TE 2009 के नाम से जानते हैं। NCF-TE 2009 जिसको किसने बनाए थे? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, NCT के द्वारा 2009 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCF-TE को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था? ताकि वो टीचर एजुकेशन को लेके एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क बना पाए। टीचर एजुकेशन को लेके कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क उस टाइम पे नहीं था देश के अंदर, तो इसीलिए NCT ने 2009 में NCF-TE जो टीचर को लेके, टीचर एजुकेशन को लेके फ्रेमवर्क बनाए थे और इसको NCF 2005 के साथ अलाइन करके बनाया गया था। उसके साथ अलाइन करके NCF 2005 के साथ अलाइन करके इसको बनाया गया था, जहाँ पे टीचर और जैसे NCF 2005 में क्या बोला गया था कि रोट लर्निंग से आपको शिफ्ट करवाना है एजुकेशन को। अगर रोड से शिफ्ट करवाना है तो कौन करवाएंगे? टीचर को करना है। तो टीचर कैसे करेंगे? उनको वो मेथड पता होना चाहिए। तो रोड से अगर शिफ्ट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, तो उसके लिए कैसे टीच करना चाहिए उसको उसका एक फ्रेमवर्क NCF-TE ने बनाए थे, ठीक है। ये जो फ्रेमवर्क है ये हॉलिस्टिक अप्रोच को एम्फेसाइज करता है, जहाँ पे टीचर ट्रेनिंग कैसा होना चाहिए कि टीचर वो खुद कॉम्पिटेंट बन जाए, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म आए और जो टीचर एथिक्स है वो भी टीचर के अंदर रो कर पाए। अब इस ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है ट्रांसफॉर्म टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन उस टाइम पे जैसा भी था उसको ट्रांसफॉर्म करने का ज़रूरत है, उसको रिफॉर्म करने का ज़रूरत है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वही है कि शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग अप्रोच टू कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कि रोट लर्निंग को अब भूल जाइए। अब रोट को भूलने के बाद आपको क्या समझना चाहिए? कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को, यानी कि बच्चे खुद सीखेंगे और टीचर उनको उसको हेल्प करेंगे। तो टीचर हेल्प कैसे करेंगे? उस टाइम पे उनको पता नहीं है ना, तो उनको भी एक गाइडेंस देने का ज़रूरत है। चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग का लर्निंग को इनकरेज करने का बात NCF 2005 में किया गया था। और यहाँ पे टीचर कैसे चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग देंगे, कैसे उसको मतलब टीचिंग को कैसे चाइल्ड सेंटर्ड बनवाएंगे, कैसे क्रिएटिविटी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग टीचिंग करेंगे, इन सारी चीज़ों को टीचर को सिखाने का बात किया गया था। एनहांस टीचर प्रोफेशनलिज्म, टीचर का जो प्रोफेशनलिज्म है उसको फोकस करने का बात किया गया था। टीचर अगर प्रोफेशनल नहीं होंगे तो नॉलेज ट्रांसफ़र एक मतलब उसका भी फोकस नहीं रहेगा। अगर आप प्रोफेशनली नहीं वर्क को एग्जीक्यूट करेंगे तब उसका एम से आप दूर ही रहेंगे, एम तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो प्रोफेशनलिज्म एक बहुत मतलब मास्टरिंग वर्क है, आपको करना ही है। तो अगर प्रोफेशनल होना है तो बिफोर टीचर, यानी कि आप जॉब में, टीचिंग जॉब में जाने से पहले आप अच्छे से प्री सर्विस ट्रेनिंग जो है उसको ले लीजिए। अगर वहाँ पे इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है उसको इम्प्रूव करिए, और अगर आप टीचर बन गए हैं और आपको तब भी ट्रेनिंग का ज़रूरत है तब आप इन सर्विस ट्रेनिंग लीजिए, है ना। प्रोफेशनलिज्म से क्या होता है कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ज़रूरत है। कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट अगर नहीं करेंगे तब आप अप टू डेट नहीं रह पाएंगे। एज ए टीचर आप कंटेंट पे तो आपका मास्टरी है, पर कंटेंट को डिलीवर करने का जो नया नया तरीका डे टू डे डेवलप होता है, इन्वेंट होता है, उससे आप दूरी रह जाएंगे। तो इसीलिए कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ज़रूरत है, और खुद जैसे भी आप पढ़ा रहे हैं उस पर रिफ्लेक्शन का ज़रूरत है। एज ए टीचर अगर आप सेल्फ रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे तब आपका जो टीचिंग स्टाइल है वो मोनोटोनस हो जाएगा। देन एंश्योर इक्विटी एंड इंक्लूजन। टीचर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेन टीचर्स
ट्रेन टीचर्स को जो डाइवर्स लर्निंग नीड है उसको समझने का ज़रूरत है। तो टीचर को ऐसे ट्रेनिंग दो ताकि हर बच्चे का जो नीड है, अलग अलग नीड है, उसको वो समझ पाए और उस तरीके से वो गाइड करें। जो करिकुलम है उसके अंदर सारे बच्चों को ऐड करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा। इंक्लूसिव पेडागोजी का नॉलेज टीचर का होना चाहिए। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिसर्च, टीचर के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने का ज़रूरत है ताकि वो इनोवेटिव वे से चीज़ों को देखे और सोचे और उसको एग्जीक्यूट करे। रिसर्च ओरिएंटेड उनका काम होना चाहिए। एक्शन रिसर्च यानी कि एक पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसको अच्छे से प्लान करें, फिर उसको इम्प्लीमेंट करें और फिर देखें कि कहाँ प्रॉब्लम अराइज हुआ है, फिर दोबारा उसको साइक्लिक वे से ये प्रोसेस चलता है। यानी कि कुछ प्रॉब्लम को प्लान करके उसको सॉर्ट आउट करना। प्लान करिए, इम्प्लीमेंट करिए एक पर्टिकुलर इंटरवेंशन को, फिर देखिए कि क्या चेंजेस हुआ है। चेंजेस नहीं आ रहा है तो फिर से दोबारा प्लान करिए, मतलब साइक्लिक वे से आप एक प्रॉब्लम को देखिए। फिर है यूज़ ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का ज़रूरत है। इससे इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी प्रमोट होता है टीचिंग लर्निंग में, और टीचर के अंदर डिजिटल लिटरेसी को डेवलप करने का ज़रूरत है। तो ये था NCERT 2009 का ब्रॉड कंसेप्ट्स। अब की फीचर्स क्या क्या है। शिफ्ट इन टीचर एजुकेशन फिलोसॉफी, कि फोकस टीचर एजुकेशन फिलोसॉफी का एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे होने का ज़रूरत है। थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हैं, वो तो कोई भी टीचर दे देंगे, आएंगे लेक्चर देंगे चले जाएंगे, पर क्या वो कंटेंट को एक्सपीरियंशियल लर्निंग में कन्वर्ट कर पाएंगे, इस पे फोकस करना चाहिए। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब रियलिटी में उस कंटेंट को मतलब बच्चों को डिलीवर करना। रियलिटी में कैसे डिलीवर करेंगे, बच्चों को एंगेज करा के, एक्टिविटी के थ्रू हो सकता है, या फिर अगर आप मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज़ करेंगे, सेंसर के थ्रू आप दिखा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू दिखा सकते हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के थ्रू आप दिखा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंशियल बनाना चाहिए ताकि बच्चों का इंटरेस्ट और ग्रो अप हो जाए, और एक कंटेंट को एक बार देखने से वो बहुत दिन तक उसको याद रख पाए। तो ऐसे ही मतलब थियोरेटिकल इंस्ट्रक्शन से हटके एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे फोकस देने का टाइम आया था। ठीक है, ऐसे इस मतलब कमेटी का जो फ्रेमवर्क बनाया गया था टीचर एजुकेशन का, उसका कहना था। उसके बाद क्या है कि हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ टीचर, टीचर का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का ज़रूरत है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब मोरल डेवलपमेंट, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सारे डेवलपमेंट एक टीचर का होने का ज़रूरत है। सेल्फ लर्निंग, रिफ्लेक्शन, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट में इम्प्रूवमेंट को और प्रमोट करने का बात किया गया था। फिर रिवाइज टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, जो BEd MAd का कोर्सेज था उस टाइम पे, उसको NCERT 2005 के साथ अलाइन करके रीस्ट्रक्चर करने का ज़रूरत था। इंट्रोडक्शन ऑफ 2-year BEd प्रोग्राम्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल 1-year मॉडल, 1 साल का जो BEd था उसको चेंज करके 2 साल का BEd प्रोग्राम रखने का बात किया गया था। मल्टीकल्चरल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, मल्टीकल्चरल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, टीचर को बहुत सारे लैंग्वेज, कल्चर, सोशल डाइवर्सिटी क्लासरूम के अंदर देखने को मिलेगा, तो उसको हैंडल करने का एबिलिटी टीचर का होना चाहिए, रहना चाहिए। वो एजुकेशन मदर टंग में ही देने का कोशिश करे, फिर भी मल्टीलिंगुअल जो एग्जिस्टेंस है बच्चों का, सबको रिस्पेक्ट दे, ऐसा अप्रोच होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ ICT एंड ई-लर्निंग, ये भी हो चुका है। फिर लिंकिंग थ्योरी विथ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिकली थ्योरी को इम्प्लीमेंट करने का ज़रूरत है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, लोकल कम्युनिटी के साथ टीचर को मतलब कनेक्ट रह के टीचिंग प्रोसेस को कैरी ऑन करना चाहिए। तो ये है की फीचर्स ऑफ NCERT 2009। अब इसका इम्पैक्ट किस में आया है कि ये क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को और इम्प्रूव किया गया था इसके द्वारा। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट टीचर का
इसको भी और इन्हांस कर पाए थे। बेटर इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी एंड टीचर डिजिटल लर्निंग पे और बेटरमेंट हुआ था, आईसीटी को इंटीग्रेट किया गया था। इंक्रीज्ड फोकस्ड ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इक्विटी और इंक्लूसिव एजुकेशन में फोकस किया गया था। रिसर्च और प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी अपॉर्चुनिटी और बढ़ाया गया था। हिंदी में नोट यहाँ पे मिल जाएगा। अब आते हैं PYQ में, ठीक है। इसी यूनिट का जो लास्ट 5 इयर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, NCERT 2009 में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था। 2 ऑब्जेक्टिव्स आपको मेंशन करना है। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं, ये 2023 में आया था 2 मार्क्स के लिए। NCERT 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। इसका ऑब्जेक्टिव्स टू इम्प्रूव क्वालिटी टीचर एजुकेशन बाय एम्फेसाइजिंग रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इसको भी बोल सकते हैं। दूसरा है टू प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन बाय प्रिपेयरिंग टीचर्स टू एड्रेस डाइवर्स लर्निंग नीड्स। मतलब एक तो है कि आप टीचिंग जो स्टाइल है उसको रोट लर्निंग से प्रैक्टिकल और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ओर ले जा सकते हैं, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर गर्ल्स भी रहेंगे, वीकर सेक्शन भी रहेंगे, डिसेबल लोग भी रहेंगे, सब इंक्लूडेड है। अब जब इंक्लूडेड हो जाते हैं तब एक मल्टी कल्चर क्रिएट होता है विद इन क्लासरूम। तो मल्टी कल्चर से क्या होता है, डाइवर्स नीड क्रिएट होता है, सारे बच्चों का अलग अलग नीड है, तो उसको समझना, उसको डील करना, उसको हैंडल करना, ये एबिलिटी टीचर के अंदर ग्रो अप करने का एक ऑब्जेक्टिव है NCERT 2009 का। ये 2 आप आराम से लिख। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्कस द फंक्शन ऑफ RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। इसका फंक्शंस क्या क्या है, ये 2023 में 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, ठीक है। RMSA लॉन्च कब हुआ था, 2009 मार्च में, है ना। तो ये किसके लिए बनाया गया था, सेकेंडरी एजुकेशन का क्वालिटी को और स्ट्रेंथन करने के लिए। इसका प्राइमरी फंक्शन ही ये था कि यूनिवर्सल सेकेंडरी एजुकेशन सबको मिले, है ना। और इससे क्या होता है, क्वालिटी इसका क्या रहेगा कि सबको एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, ट्रेन टीचर मिलेगा, क्वालिटी लर्निंग मटेरियल मिलेगा, ठीक है। अब RMSA का फोकस फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि नया नया स्कूल को और इस्टेब्लिश करना चाहिए, एग्जिस्टिंग जो स्कूल है उसको और अपग्रेड करने का ज़रूरत है। और जो मतलब फैसिलिटीज़ है, साइंस लैब, लाइब्रेरीज, कंप्यूटर लैब, सबको और इम्प्रूव करने का ज़रूरत है। इसका फंक्शन यही है कि इसका एम जो था उसको वो वहाँ तक पहुँच पाए कि वो ड्रॉप आउट रेट कम करना इसका एम था, वो इसके द्वारा किया गया था। RMSA सक्सेस हुए थे इस पॉइंट पे। फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप को इंक्लूड कर पाए थे, स्कॉलरशिप्स, हॉस्टल फैसिलिटीज़, इंसेंटिव देके ड्रॉप आउट रेट कम हुआ था, रिटेंशन बढ़ गया था। और एक फंक्शन है इसका कि वो टीचर ट्रेनिंग को और इन्हांस करने का बात किया गया था और हुआ भी था। करिकुलम को रिफॉर्म किया गया था इसके द्वारा। करिकुलम के अंदर ICT को इंटीग्रेट किया गया था, वोकेशनल एजुकेशन में रिमेडियल टीचिंग, ये सारी चीज़ें और इम्प्रूव हुआ था। और 2018 में RMSA को समग्र शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया गया था। ये है फंक्शन ऑफ RMSA। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ RMSA। देखिए बार बार ये क्वेश्चन आया है, ये कितने बार आया है, 2022, 21, 2019, तीनों ईयर्स में ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा गया है RMSA लेके, ठीक है। RMSA का फुल फॉर्म राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। फिर है इसका एक बार पूछा गया है मेंशन 1 इम्पॉर्टेंट फंक्शन, फिर पूछा गया है फंक्शंस ऑफ RMSA। तो मैं यहाँ पे फंक्शंस ही ऐड कर दी हूँ कि क्या क्या फंक्शन है RMSA का।
फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्प्रूविंग एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन में एक्सेस को और इम्प्रूव करना, ये इसका एक फंक्शन है कि वो सेकेंडरी एजुकेशन में एक्सेस को, यूनिवर्सली एक्सेस को इंश्योर करे। सारे नए नए स्कूल कंस्ट्रक्ट करना है, एग्जिस्टिंग जो स्कूल का जो सिचुएशन है उसको और अपग्रेड करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करना चाहिए। जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल्स फैसिलिटीज़ है, साइंस लैब, लेबोरेटरीज, ये सारी चीज़ों को और अपग्रेड करना। रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट कम करने के लिए स्कॉलरशिप, हॉस्टल फैसिलिटीज़, जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़ को मतलब और इंडल्ज करना चाहिए। प्रोमोटिंग इक्विटी इन एजुकेशन, एजुकेशन के अंदर इक्विटी को इंश्योर करना। इक्विटी मतलब सारे इंडिविजुअल बराबर हैं, गर्ल्स, SC ST OBC, डिजेबल पर्सन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सारे बराबर है। इस कंसेप्ट को और इनकरेज करना। एनहांसिंग टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को RMHA के थ्रू और इम्प्रूव करना चाहिए ताकि क्वालिटी एजुकेशन मिले। करिकुलम रिफॉर्म, करिकुलम में भी रिफॉर्म की बात किया गया था और ये हुआ भी था। होलिस्टिक स्कूल एजुकेशन, यानी कि जब RMHA को 2018 में समग्र शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया जाता है, तब ये होलिस्टिक स्कूल एजुकेशन का जो मतलब एक अप्रोच है उसको फुलफिल करता है। तो ये है RMHA का फंक्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर एंड अंडर हुज चेयरमैनशिप द नेशनल नॉलेज कमीशन वाज फॉर्म्ड। ये 2 मार्क्स के लिए 2020 में पूछा गया था। नेशनल नॉलेज कमीशन NKC 2005 में सैम पित्रोदा के चेयरमैनशिप में ये बनाया गया था। कौन बनाए थे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके अंडर में सैम पित्रोदा के चेयरमैनशिप में NKC को बनाया गया था। क्यों बनाया गया था कि इंडिया में उस टाइम जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी था उसको और इम्प्रूव करने का ज़रूरत था, और उसको इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन, रिसर्च, इनोवेशन पे फोकस करना और उस टाइम पे ज़रूरत था। तो ये है NKC का चेयरमैनशिप, कौन चेयरमैन थे उसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि क्लास 1 to 8, इसको इसमें यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये था कि 6 से 14 साल के बीच जितने भी बच्चे हैं पूरे देश के अंदर, सबको फ्री में कंपलसरी एजुकेशन मिले, है ना। और इसको मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा इसको मैंडेटरी बना दिया गया था कि 6 से 14 साल के बीच जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। इसका ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। यूनिवर्सल एक्सेस, यूनिवर्सल एक्सेस यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में सारे बच्चों का एक्सेस मिले, इसको इंश्योर करना। वो चाहे रूरल हो, वो चाहे डिसएडवांटेज हो, वो चाहे जेंडर जो भी हो, सबको बराबर एलिमेंट्री एजुकेशन में एक्सेस मिलना चाहिए। एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, स्कूल एनरोलमेंट रेट को और बढ़ाना चाहिए, ड्रॉप आउट रेट को कम करना चाहिए। इसके लिए मिड डे मील, फ्री टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, ये सारे स्कीम्स लाया गया था। इक्विटी इन एजुकेशन, एजुकेशन में इक्विटी का ज़रूरत है। जेंडर, सोशल, इकोनॉमिक जो भी बैकग्राउंड है उसको दूर में रखते हुए सबको इक्वल सोचना विद इन एजुकेशन सिस्टम, ये ज़रूरत है। क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन कब मिलेगा? जब वेल ट्रेन्ड टीचर रहेंगे, क्वालिटी टीचिंग मेथड यूज़ किया जाएगा, करिकुलम रिफॉर्म होगा टाइम टू टाइम, तब क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको और इम्प्रूव करने का ज़रूरत है।
ऐसे से सर्व शिक्षा अभियान भी 2018 में समग्र शिक्षा अभियान के साथ इसको ऐड कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राइट टू पर्सपेक्टिव्स ऑफ एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 का टू पर्सपेक्टिव्स क्या क्या है 2019 में ये पूछा गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, कि बच्चों को मतलब एजुकेशन ऐसे दो ताकि बच्चे खुद नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए। एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। रोट लर्निंग से कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की ओर जाने का बात किया गया था। बच्चे थ्रू इंटरेक्शन, थ्रू एक्टिविटी नॉलेज को गेन कर पाए। लर्निंग इंजॉयबल, मीनिंगफुल होने का ज़रूरत है। इसी को चाइल्ड सेंटर लर्निंग बोला जाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन, सारे इंडिविजुअल इक्वल हैं, इक्वली सारे इंडिविजुअल को एजुकेशन में एक्सेस का ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी इसका एनसीएफ 2005 का एक पर्सपेक्टिव था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू फीचर्स ऑफ आरटी एक्ट 2009। 2019 में ये क्वेश्चन आया था। आरटी एक्ट 2009 का क्या फीचर्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। 6 to 14 ईयर्स के बीच जितने भी बच्चे हैं सबको फ्री कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए इन गवर्नमेंट स्कूल्स। नो डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन। एडमिशन में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी बायसनेस नहीं होना चाहिए। वो कास्ट, जेंडर, इकोनॉमी, रिलीजन, रीजन, किसी भी बेसिस से डिस्क्रिमिनेशन स्कूल एडमिशन में नहीं होना चाहिए। ये दो फीचर सब बोल सकते हैं आरटी एक्ट 2009 के लिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएसए एंड राइट इन ब्रीफ अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एसएसए इन वेस्ट बंगाल। देखिए ये ऑब्जेक्टिव्स अभी अभी डिस्कस किया है, इसको स्किप करते हैं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ एसएसए इन वेस्ट बंगाल, इसको डिस्कस करते हैं 6 मार्क्स के लिए ये। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। देखिए जब 2018 में सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान के साथ जोड़ दिया जाता है, तब प्री प्राइमरी से सीनियर सेकेंडरी तक पूरा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बन जाता है पूरे एजुकेशन सिस्टम का। वेस्ट बंगाल में ये जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम है उसके थ्रू एजुकेशन में मतलब एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी को वेस्ट बंगाल के अंदर एक्सेस, क्वालिटी और इक्विटी को इंश्योर किया गया था इस इंटीग्रेटेड एजुकेशन अप्रोच के माध्यम से। एक बहुत सिग्निफिकेंट हाइक आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एलिमेंट्री लेवल। एलिमेंट्री लेवल में इनरोलमेंट बहुत हाई हो गया था। ठीक है, इसके थ्रू, इस एसएसए के थ्रू, एसएसए स्कीम के थ्रू। इससे क्या हुआ, मतलब यूनिवर्सल शायद पूरा अचीवमेंट नहीं हो पाए पर नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट हुआ था, आप ऐसे बोल सकते हैं। और जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हुआ। जब यूनिवर्सल मतलब जब एनरोलमेंट रेट हाई होता है और ड्रॉप आउट रेट कम हो जाता है, ऑटोमेटिकली नियर टू यूनिवर्सल एनरोलमेंट आप बोल ही सकते हैं। पूरा यूनिवर्सल एनरोलमेंट ना हो पर नियर यूनिवर्सल आप बोल सकते हैं। पर्टिकुलरली गर्ल्स एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से बच्चे ड्रॉप आउट रेट बच्चों का कम हो गया था। ठीक है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जैसे कि फ्री टेक्स्ट बुक देना, यूनिफॉर्म देना, मिड डे मील स्कीम, ये सारे स्कीम बहुत बेटर रोल प्ले किया था टू इंश्योर यूनिवर्सल एनरोलमेंट। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और एनहांस किया गया था इसके थ्रू, जैसे कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को और फोकस में रखते हुए मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने काम किया था कि टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को सारे मतलब टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के थ्रू टीचर एबल बन जाएंगे कि वो चाइल्ड फ्रेंडली जो लर्निंग
मटेरियल यानी कि जो मल्टी कल्चरल एस्पेक्ट विद इन क्लासरूम क्रिएट होता है, सारे बच्चों का डाइवर्स नीड को पूरा करने का एबिलिटी टीचर्स के अंदर डेवलप करने में वो सक्सेस बन पाए थे। फिर क्या है कि जो एडिशनल क्लासरूम, सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ें स्कूल विद इन स्कूल कंस्ट्रक्ट किया गया था, अवेलेबल करवाया गया था। तो ये सारे एडवांसमेंट तो था, पर कुछ चैलेंजेस भी था। कैसे कि डाइवर्स नीड ऑफ लर्नर्स, सारे बच्चों का जो डाइवर्स नीड है ये एक चैलेंज बन जाता है टीचर के लिए। फिर भी स्टेट अपना काम अपने गोल के ओर ले जाने का काम जारी रखा गया था स्टेट के द्वारा। और जो समग्र शिक्षा अभियान का जो ब्रॉडर फ्रेमवर्क है, एक हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एजुकेशन सेक्टर के अंदर, उसको सामने रखते हुए और मतलब मेहनत कर रहे हैं अभी भी। ये है कि ये नियर यूनिवर्सल एनरोलमेंट तक पहुंचा है। तो इसके साथ साथ हमारा यूनिट 2 यानी कि पॉलिसीज ऑन एजुकेशन, इसका पूरा कंटेंट प्लस PYQ कवर हो जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट 3, रोल ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसीज। रोल ऑफ मॉनिटरिंग एजेंसीज, इसके अंदर UGC, NAC, NCT, NUEPA, NCERT, IASC, CTE, SCERT, डाइट, ये सारे इतने सारी चीज़ें हैं, इसको बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग भी है, आपका काम का चीज़ भी है, याद भी रखना पड़ेगा और अच्छा भी लगेगा। ये सारे जो मॉनिटरिंग एजेंसीज़ है इसके बारे में जान के आपको भी अच्छा लगेगा। होपफुली ये क्लास आपका हेल्पफुल रहेगा। अभी के लिए क्लास यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट डे नेक्स्ट यूनिट को लेके आएंगे। ओके, चलिए, गुड नाइट, बाय।